Hello student, this is your physics teacher and welcome to my class. Your examination is very near, the board examination, and I think that I should provide you some important questions. If you actually revise those questions, then it will be very much beneficial for you, and you will be in the strong positions. Let's start. तो यहाँ देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या टॉपिक पढ़नी है. टुडे आई एम गोइंग टू कवर ओनली राइट नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्रिव वेलोसिटी, ये सारे पोर्शन को पढ़ने हैं. मोबिलिटी, यू नो मोबिलिटी इज इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई ए. वी डी मतलब होता है ड्रिव वेलोसिटी. ड्रिव वेलोसिटी का यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है. फिर आपका जो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लीनियर या नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हुआ या कंडक्टिविटी हुआ, ये सारी चीज़ हमको पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहला ये है डिफाइन करंट डेंसिटी. डिफाइन करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को जनरली हम लोग जे से लिखते हैं. करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय द लेटर जे. ये जे लिखते हैं, और जे जो होती है वो आपका आई बाई ए होती है. रिमेंबर दिस थिंग. तो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. रिमेंबर, आप सोचोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसा है? बस ये वेक्टर क्वांटिटी राइट नाउ, आप इतना समझ लो, ठीक है. तो ये आपका ये करंट डेंसिटी हो गया. इसको ये मत समझना कि करंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ये होता है करंट पर यूनिट एरिया होती है. रिमेंबर दिस थिंग. और इसी से आप जो है इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो. तो इसमें क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ सकती है, व्हाट इज़ करंट डेंसिटी, या कुछ दिया होगा. ये एमसीक्यू में आने के चांसेस ज़्यादा है. रेसिस्टेंस का फैक्टर आपको पता ही है, कौन कौन सा फैक्टर होता है. यहाँ पर देखो दिया हुआ है. रेसिस्टेंस देखो एक्चुअली डिपेंडेंस, किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है इट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ. ये और किस पे डिपेंड करता है? उसके एरिया पे डिपेंड करता है. और एक चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर वाला भी रिलेशन में दिखाई दे रहा हूँ. आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा टी. ये होता है आपका टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन. ये आर जीरो जो होती है, आर नोट बोलो या आर जीरो बोलो, दिस इज द रेसिस्टेंस एट द 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द रेसिस्टेंस एट द टी डिग्री सेल्सियस. अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेसिस्टेंस, ये बोला जाता है. अगर मैं अल्फ़ा निकालने की कोशिश करूँगा तो अल्फ़ा जो होगा वो इस तरह से होगा. अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा आपका, अल्फ़ा होगा वो होगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू चेंज इन द टेम्परेचर टी. ठीक है, टी इज़ द टी टू माइनस टी वन, दैट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पर देखो अब आते हैं हमारा फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेसिस्टेंस? तो देखो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो ये सारे हो गए. जब हम इसको मिलाते हैं तो कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद हमको निकल के आता है रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. और यहाँ पर इक्वल करने पर हमको एक कांस्टेंट आता है. इस कांस्टेंट को हम लोग रो बोलते हैं. रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी. इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होते हैं. तो ये डिफिनीशन आने के चांसेस कम है, बट इट मे बी आस्क्ड. आपका ऐसा यूनिट पूछ सकता है. तो ऐसा यूनिट इसका क्या है? ओम मीटर है. ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 204, ये क्या बोला है कि ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर कीपिंग इट्स लेंथ एंड मटेरियल कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको पता है आर इजिकल टू क्या होता है? रो एल बाई ए. आर इजिकल टू क्या होता है? रो एल बाई ए होती है. ये हमको पता है. ठीक है, आर इजिकल टू रो एल बाई ए होती है. अब यहाँ पर देखो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. इफ़ आई वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, एरिया जो होती है ये पाई आर स्क्वायर है ना. इस आर के जगह पर आप क्या बैठा दोगे? अगर डी बाई टू बैठाते हो तो ये हो जाता है पाई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाती है. तो आप पाई डी स्क्वायर बाई 4 बैठाओगे
तो यहाँ पर नीचे की तरफ में डायमीटर आते हैं। तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो यहाँ पर जो ग्राफ हो रही है, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो डायमीटर बहुत घटेगी, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्राफ। ये बहुत हद तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ग्राफ का है नेचर है, बट इट्स नॉट क्वाइट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर r वेरिजेस 1/d होता तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। और छोटा छोटा क्वेश्चन है यहाँ पर, याद रखिएगा कि जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। रेसिस्टिव मतलब रो का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। समटाइम्स रेसिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा, हमारा जो मैंगनीन वायर हम लोग यूज करते हैं, मीटर ब्रिज में यूज करते हैं, मैंगनीन का वायर यूज करते हैं। ये एक्चुअली क्या होती है, इसकी रेसिस्टेंस अच्छी होती है, यूनिफॉर्म होती है, ज़्यादा टेम्परेचर के साथ इसकी चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज इन द मीटर ब्रिज। अच्छा, नेक्स्ट ये होता है रिलेशन, आपने पढ़ा होगा, आई थिंक पढ़ा होना चाहिए क्लास 10 में। तो ये होता है H=I²RT। यहाँ पर याद रखिएगा, ये T जो होती है वो टाइम होती है, और ये रेसिस्टेंस होती है, और ये करंट होती है। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो एक वायर से जब करंट पास हो रही है तो उसके में हीट डेवलप होती है। तो कितना हीट डेवलप करती है, तो ये इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। कंबाइन करने पे ये आ जाती है। अब नाउ नेक्स्ट आता है कि कंडक्टिविटी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही आएगी। कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या है, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा जो होती है वो J/E होती है, ठीक है। एक्चुअली में कंडक्टिविटी जो होती है रेसिस्टिविटी का इन्वर्स होती है। तो ये आपका देखो यहाँ लिखा हुआ सिग्मा = 1/ρ, ठीक है। तो जो आपका ओम मीटर होता है, देखो यहाँ पर इसका यूनिट दिखा रहा है, क्या लिखा है, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ना, ये याद रखिएगा, कंडक्टिविटी जो होती है या रेसिस्टिविटी जो होती है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। अब अलग अलग मटेरियल है, उसका लेंथ अलग अलग मटेरियल है, लेंथ अगर सेम है तो उनकी डेफिनेटली रेसिस्टेंस अलग हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। ना टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर वाला तो रिलेशन बताया ही आपको। टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, RT=R0 1 + α_T। और यही चीज़ आपका मेरे ख्याल से जो है रेसिस्टिविटी की लेकर के भी है, ρT = ρ0 1 + α_T। अल्फा सब दोनों जगह सेम ही आ रही है, एंड स्मॉल टी जो है ना वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, और छोटा छोटा क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग इन मोर डिटेल, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि आपको ग्राफ दे दिया V वर्सेस I का, या I वर्सेस V का भी दे सकता है। तो देखो ध्यान से आप जान लो कि रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है V/I। तो अगर ये ग्राफ में जो लाइन जो है अगर V के करीब में होगा, देखो ये T1 जो है ये V के करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला के करीब अगर रहेगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन का T1 का रेसिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा। देखो वही लिखा है यहाँ पर, R1 इज़ मोर देन R2, ठीक है। और R1 इज़ मोर देन R2 यानी इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। अगर सेम मटेरियल है, उसी का ग्राफ अगर दिखा रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा करके उसको रेसिस्टेंस बढ़ाया गया होगा। तो डेफिनेटली T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, ये I वर्सेस V है, ग्राफ उल्टा है। तो यहाँ पर देखो हमको तो पता है R क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। अब V के करीब में जो भी लाइन होगी वो लाइन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस बार में देखो जो लाइन B एक्चुअली इट इज़ वेरी मच क्लोजर टू द B पॉइंट। सो इस B पॉइंट का जो होगा वो क्या होगा, रेसिस्टेंस हाई होगा, रेसिस्टेंस हाई होगी, ठीक है। इसको समझना है, रेसिस्टेंस इसकी हाई होगी। तो रेसिस्टेंस इसकी हाई होगी तो ऑफ कोर्स यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेम टेम्परेचर है तो उस हालत में रेसिस्टिविटी जो होगा ऑफ B मस्ट बी ग्रेटर दैन रेसिस्टिविटी ऑफ द A, ठीक है। ऐसे करके सवाल आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें देखो करंट और टाइम का दिया। देखो करंट और टाइम का जो एरिया होता है, मतलब आप निकालोगे करंट टाइम एरिया का जो ग्राफ निकालोगे, क्या निकलेगा, देखो
करंट के साथ में देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आई इंटू टी इज इक्वल टू क्या निकल गया क्यू आया। तो आप जो ग्राफ निकालते हो तो एक्चुअली ग्राफ में जो एरिया निकालते हो तो एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हो। तो करंट टाइम के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा। तो आप सिंपली एक ग्राफ में जो दिया है इसमें आप इसको इसका एरिया निकाल दीजिएगा, आपको चार्ज पता चलेगा। जो चार्ज आएगा यहाँ पर लिया हुआ है यहाँ पर दो है, एक है आपका रेक्टेंगल और एक है ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल दीजिए। हाँ, नाउ दिस वन क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 217। ये फार्मूला है हमारा करंट डेंसिटी के साथ में कंडक्टिविटी का, ये याद रखनी है। हो सकता है कि आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में बोल दिया होगा कि विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, तो आपको यहाँ से समझनी होगी। क्या है, जे इजिकल टू एन ई वी डी भी होती है, ठीक है। एक्चुअली में फार्मूला हम लोग क्लास में सीखे, आई इजिकल टू एन ई ए वी डी। ये ए को इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन ई वी डी, वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आई बाई ए को ही तो हम लोग जे बोल रहे हैं, करेंट पर यूनिट एरिया विच इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या किया, वी डी का वैल्यू पुट कर दिया ना। वी डी क्या होता है, वी डी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम इंटू टाउ। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला देखो इस तरह से आया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके इस तरह से आया। यहाँ पर सबका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो समेशन है वेक्टर का वो जीरो हो जाती है। सबका मतलब किसका, मतलब हर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप लेकर कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो ही होगी। दिस इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड the carriers inside the wires are moving in the random direction, so there is no flow of current overall। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया जाता है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है किसी इलेक्ट्रॉन पे, वो होती है फॉर्मूला से स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई का मल्टीप्लाई होता है, ये फोर्स होती है, दिस इज द फोर्स। इसको अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा भाई, एरिया एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। तो ये एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम माइनस यूज करते हैं बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम उतना नहीं करते, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। राइट नाउ आई विल जस्ट पुटिंग हियर ये वाला वैल्यू, माइनस को छोड़ दो, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद देखो ये सिचुएशन होगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है, तो सिग्मा के बराबर है, ध्यान से। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप सोचोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, हाँ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। तो ये पूरा का पूरा चीज़ है वो क्या है, वो सिग्मा की जगह पे आ गया, सिग्मा की जगह पे है। तो उसको उल्टा कर दीजिए तो आप देखो रो इजिकल टू क्या निकल के एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि रेसिस्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो जिसका जो होगा रेसिस्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन जो टाइम है वो घटना चाहिए, ठीक है। या रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ रही है तो रेसिस्टिविटी जो होती है बढ़ना चाहिए। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये याद रखना। तो यहाँ से देखो ये आपको ये फार्मूला डिड्यूस करने के लिए बोल सकता है, या जे इजिकल टू सिग्मा ये तो दिया ही है, इसमें आपसे एमसीक्यू में बोल सकता है विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका ईएमएफ ऑफ सेल, यू नो वेरी वेल, लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगती है टर्मिनल वोल्टेज। तो एक्चुअली में क्या होता है कि व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग ए बैटरी विद इन ए सर्किट, so that time some voltage is actually taken as a lost voltage because that voltage is appearing across the internal resistance of the cell। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो जाता है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके साथ में एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब बैटरी के अंदर में भी क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होती है। तो इसके अंदर में जो रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या, तो उसको भी खाना चाहिए, खाना मतलब वोल्टेज चाहिए, तो वो वोल्टेज कुछ रख लेती है। वो जो रखती है उसका वैल्यू कितनी होती है, जो लॉस्ट जिसको लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। वाई इट इज का लॉस्ट वोल्टेज, बिकॉज इट इज़ नॉट अपेयरिंग थ्रू आवर वोल्ट मीटर डिवाइस, ठीक है। ये होती है करेंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का स्मॉल आर होगा और ये मेन करंट होगा। करंट इज फ्लोइंग, यहाँ पर मेन करंट ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखो उसको हमने माइनस कर दिया, जो लॉस्ट वोल्टेज है जो हमारे ईएमएफ से जो आ रही है, तो जो बच जाता है वो भी आता है। ये वोल्टेज हमारा इसमें अपीयर होता है। अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर से लगा दूँ, करेक्ट कर दूँ, तो ये वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये हमको अपीयर हो रही है। तो यही चीज़ कहलाती है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू ए सर्किट, ओके।
इट इज़ व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड। सर्किट अगर ओपन रहेगी तो लॉस्ट वोल्टेज का कोई मसला ही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। होगा भाई, फार्मूला तो आप जानते ही हो, V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर, ठीक है। बिकॉज सम वोल्टेज is actually across the internal resistance, this is why the available voltage, ठीक है, that is across the external resistance will always be less than the EMF provided, ठीक है। अब ये ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, एक छोटा सा सवाल है, ठीक है। ये इस तरह का सवाल मैंने देखा है कई बार एग्जाम में आते हुए। देखो ये वाला, इसमें वोल्टेज और करंट को क्या क्या प्लॉट किया है। वोल्टेज इज प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस एंड करंट इज प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब जान के देखो, अगर आई जीरो कर दो, अगर लेट अस सपोज आई जीरो, तो यहाँ पर भी इजिकल टू क्या होगा, डेफिनेटली मतलब अगर करंट पास ही नहीं कर रही तो उस समय यहाँ पर फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला में आएगा भी इजिकल टू ई आएगा, भी इजिकल टू ई आएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखो, जब करंट को जीरो कर दिया, लेकिन ई कितना है, ई तो देखो दिया होगा इस फिगर में, ई दिया होना चाहिए। हाँ करंट को जीरो हमने यहाँ पर कर दिया, इस जगह पे किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस फ्रॉम द ग्राफ इट इज अपीयरिंग 6 वोल्टेज, तो यहाँ पर देखो 6 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। द वोल्टेज यानी कि ईएमएफ जो होती है वो यहाँ पर 6 वोल्ट नहीं, तो यहाँ से देखो ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया फ्रॉम द ग्राफ दैट व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। देयर इज a chances, there is a probability that this question may be asked, so don't ignore this question. now ये यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर करता हूँ, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये वाला सिचुएशन आएगा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर आएगा। रीअरेंज करेंगे तो मतलब अवेलेबल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस इज द वोल्टेज दैट इज नोन एज लॉस्ट वोल्टेज, ये सिचुएशन आएगा। तो वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है, जो जो वैल्यू पता है पुट करो। आपको देखो यहाँ पर जब आपका 4 वोल्ट है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज वन सिचुएशन 14 वोल्टेज, द करंट इज 1 एम्पियर, बस इसको पुट करो। आपको ई में पता है 6, जब आप पुट करते हो तो कितना निकल गया, आर इजिकल टू 2m निकल गया। तो दिस इज द पोटेंशियल, सॉरी दिस इज द रेसिस्टेंस एंड फ्रॉम द ग्राफ वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग इट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए कलर कोड में भी आ सकती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इन आवर सिलेबस, ठीक है। तो आप कलर कोड थोड़ा पढ़ लो, आई एम नॉट गोइंग इन मोर डिटेल्स, ठीक है। एक हर एक का कलर कोड होती है। स्टेट ओम्स लॉ अच्छा इजी है, आप कर सकते हो। अच्छा, शोइंग द वेरिएशन ऑफ द करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड बोलते हैं सर इसको। तो कौन सा रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है, तो भैया ये देखो, ये करंट वर्सेस वोल्टेज है, इट्स नॉट वोल्टेज वर्सेस करंट। क्योंकि V बाई आई जो होती है वो होती है R, ठीक है। तो स्लोप अगर मान लो कि इस तरह से हो, ऊपर जा रहा है, अब जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये स्लोप अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्लोप ही है, लेकिन मैटर ये है कि करंट और वोल्टेज को यहाँ पर उल्टा कर दिया। तो जो हम लोग ऐसे जा रहा होता तो हम लोग पॉजिटिव स्लोप बोल देते हैं, और नीचे जा रहा था नेगेटिव स्लोप बोल देते हैं। यहाँ पर चूँकि स्लोप जो होता है वो यहाँ पर उल्टा है, 1 स्लोप जो होता है यहाँ पर इस चीज़ के अनुसार से 1 स्लोप इज इक्वल टू R होगा। तो वहाँ पर हमको सोचना होगा कि ग्राफ में अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव रेसिस्टेंस होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर जो होगा वो नेगेटिव रेसिस्टेंस होगा। आप बोल सकते हो बड़ा आसानी से, देखो कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस। तो नेगेटिव रेसिस्टेंस यहाँ पर जब चढ़ रहा है B से C, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये कुछ अलग लिखा है, रीजन D बिकॉज करंट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज। करंट तो डिक्रीज कर रही है वोल्टेज बढ़ाने से, इसलिए यहाँ पर ये लॉजिक दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा लॉजिक दिया हुआ है कि यहाँ AB में करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेगेटिव रेसिस्टेंस ना,
ना मेरा एक्चुअली मैंने कुछ अलग तरीके से सोच लिया इसको। मैंने ये सोचा कि कब जो है रेसिस्टेंस बढ़ रही है और कब जब रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर इस केस में रेसिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर रही है, रेसिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज द ग्राफ इज प्लॉटेड, ठीक है, ठीक है, ग्राफ इज प्लॉटेड एंड the variables are current but and voltage, but current is not plotted along the x axis, ठीक है, और voltage is not plotted along y axis which is generally normal, but here it is just opposite, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो बोल देना कि जहाँ घट रहा है वहाँ एक्चुअली नीचे जा रहा है, तो वो एक्चुअली में वहाँ पर इंक्रीज कर रही होती है, और जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली डिक्रीज कर रही होती है। यहाँ लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन बोल दिया कि कब नेगेटिव रेजिस्टेंस बोला जाएगा। अच्छा, ओम्स लॉ कहाँ पर माना जाएगा, ओम्स लॉ विल बी ऑपरेट वेयर द लाइन विल बी इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो ए से बी लगभग जो है ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह है वो है ग्राफ, तो हम लोग उस जगह पर बोल सकते हैं कि इट इज़ हेयर द ओम्स लॉ इज ऑपरेट। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, इसको करने हैं बेटा। यहाँ पर देखो ओवरऑल देखो ये 10 वोल्टेज है, इसको बोलते हैं सेल इन अपोजिशन। ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर जा रही है, तो ओवरऑल करंट मतलब ओवरऑल वोल्टेज क्या है यहाँ पर, तो आप किस बड़ा वाला से माइनस कर दो छोटा वाला को, बिकॉज दे आर इन अपोजिशन, सेल्स आर इन अपोजिशन, सेल्स आर सेंडिंग द करंट नॉट इन द सेम डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर रही है, किसी की वजह से क्लॉकवाइज करंट जा रही है, किसी दूसरे की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है। तो ओवरऑल जो हमारा होता है वोल्टेज, किसी एक को प्लस मानेंगे, किसी एक को नेगेटिव मानेंगे। तो जनरली जो ज़्यादा जिसका वैल्यू होता है उसको प्लस ही रखते हैं, और ये वाला को कम मान देते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारा वोल्टेज कितना होगा, 190 वोल्टेज। तो ये 190 वोल्टेज जो होगा हमारा सर्किट में काम कर रही है। समझ लो द 2 सेल कैन बी रिप्लेस बाई ए सिंगल सेल हैविंग द वैल्यू 190 वोल्टेज। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 38 ओम। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन भी आती रहती ना। 190 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा लो करंट इजिकल टू क्या होता है, आई इजिकल टू वी बाई आर। बी कितना 190 और इधर में कितना हुआ 38। जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 एम्पियर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट याद कर लेना, ठीक है। याद रखना है कि इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ दैट नीड्स टू बी मेंशन, ठीक है, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो करंट उधर नहीं जाता है, करंट इज मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और ये एवरेज वेलोसिटी है एक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन है अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू होती है लगभग सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है। सेंटीमीटर में भी आई एम से टेलिंग इट्स नॉट राइट, ये आपका मिलीमीटर होती है। और ये रिलेशन होती है आई इज इक्वल टू क्या होता है NEA वी डी। और एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैं बताया हूँ, वी डी इज इक्वल टू होता है -E और ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर गया, there is another electron and it collides with that electron. So whatever the time taken by the electron before the collision is known as relaxation time, because that time there is no any it is under the action of only the electric field and the path is of course it will be straight line. लेकिन ये फिर अपना रास्ता बदल दिया, फिर दूसरे जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया या दीवार से टकरा गया। सो हर बार क्या होगा, उसका टाइम जो होगा वो चेंज होता रहेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ऐसे होते रहेगा। तो मान लो कि अगर n नंबर ऑफ कोलिजन करते हैं तो सारों को हमें एवरेज निकालते हैं जोड़ करके n से डिवाइड करके, तो वो निकलता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो वी आर कंसर्न विद द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नॉट विद द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। हम ओवरऑल सोच रहे हैं, ठीक है, वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया वीडी। इसका जो है आपको प्रूफ पढ़ लेना, इसका प्रूफ जो है आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। ये भी
ये तो मैंने बताया ही आपको। अच्छा, मोबिलिटी, यस यस, मोबिलिटी का डिफिनेशन बहुत बड़ा है। मोबिलिटी जो होती है, जिसको हम लोग म्यू लिखते हैं, इसके नीचे में स्मॉल लगा देते हैं, ये होती है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका यूनिट होता है, यूनिट भी याद रखिए। अगर नहीं भी याद होता है, यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायमेंशन और यूनिट फ्रॉम हेयर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपका न्यूटन पर कूलम होता है, और न्यूटन पर कूलम, और वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। अब इसी से आप सॉल्व करो तो ये निकल के आ जाएगा, दिस वन। आई होप दैट लेटर्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ लिखा है कि देर इज नो इफेक्ट बिकॉज म्यूजियम डजंट डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। और मोबिलिटी जो होती है डिक्रीज करती है, मोबिलिटी डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन मोबिलिटी जो होती है अगर मान लो कि इसको बढ़ा दो तो, ठीक है, बढ़ती है कब? जब रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है वो भी बढ़ती है। और ये घटेगी कब? जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगी। तो दो रिलेशन आ गया, टेम्परेचर के साथ उल्टा रिलेशन आ गया, और रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या है? सीधा रिलेशन है। अच्छा, ये है कि कब जो है हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होती है वेटस्टोन ब्रिज में। तो वेटस्टोन ब्रिज इज सिंपली ए कम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस P Q R S, 4 रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन होती है। दे आर जॉइंड टुगेदर एंड इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि द वेटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस ओनली व्हेन दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। मतलब P/Q इजिकल टू R/S, किसी भी दो रेजिस्टेंस के रेशियो बाकी दो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये अपोजिट वाले ब्रांच का नहीं होना चाहिए, अगल बगल एडजॉइनिंग वाले ब्रांच का होना चाहिए, तो वो तब उसमें कल आएगा बैलेंस ब्रिज होने पर क्या होता है, ये मान लो कि हमारा ये बैलेंस ब्रिज को होने पर क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रही है दैट करंट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B विल बी 0। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो ठीक है। एक जनरली प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज़ द वायर जनरली नॉर्मली मेड ऑफ, ठीक है, ऑफ द मीटर ब्रिज। तो ये नाइक्रोम और मैंगनीन को होता है। कारण ये होती है कि इनकी बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होती है। सिंपल अगर कॉपर वायर लेते हैं तो वहाँ उस केस में हमको रेसिस्टेंस महसूस ही नहीं होगा, बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज़ वेरी 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 स्मॉल। और स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है रेसिस्टेंस की, जिससे जो है ये जल्दी जो है टाइम मतलब राइज इन टेम्परेचर की वजह से ये इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो दैट्स वाई यू यूज। अब ये सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर मेनली कंसर्न विद द थ्योरी पार्ट्स। प्रैक्टिकल वाला चीज़ रहता तो बात अलग रहता। ना एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताया था, दिस इज द फार्मूला फोर्स, ये एक्सप्रेशन का फार्मूला हुआ ना। फार्मूला देखो, ओवरऑल यू नो दिस फार्मूला, B इज इक्वल टू U प्लस AT। U का वैल्यू बैठाते जाओ, U1 प्लस U2 प्लस U3, देखो ये सारा निकाला ना, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो, ये ओवरऑल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है विच इट इज़ अवेलेबल व्हेन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट टाइम देयर इज़ नो ओवरऑल फ्लो, और यू कैन से दैट द वेलोसिटी in the any direction is counterbalanced by the velocity in the other direction. So overall this quantity will become 0। तो ये 0 हो जा रहा है, और ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जा रही है। और यहाँ पर देखो ये एक्सेलेरेशन है, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू हम लोग को पता है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू होती है माइनस स्मॉल ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइड बाई मास। तो जब हम पुट किए तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये आने के चांसेस हैं। फिर इसी तरह से I इज इक्वल टू NE/VD भी आ सकती है। सिंपली आप ये करना क्या कि यहाँ पर चार्ज निकालना, कि अब ये कंडक्टर मान लो, देयर इज ए कंडक्टर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो अलग डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज रहती है तो वो मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चूँकि वायर है, और वायर में करंट का फ्लो कराने वाला जो कैरियर होता है वो तो इलेक्ट्रॉन होता है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैरियर है, ठीक है, वट एवर। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है वो आप देखो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा, देखो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मान लेते हैं n, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन टाइम डेल टी, ठीक है, डेल टी टाइम मान के चल रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल है। टोटल इस छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितना वॉल्यूम होगा, लेंथ कितना है, तो देखो ये लेंथ डेल एक्स इज इक्वल टू v इंटू डेल टी होगा, v मतलब वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा, कुछ तो एरिया होगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको अगर स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n इंटू वी डी इंटू डेल टी इंटू ए, तो हमारा निकल के आ जाता है चार्ज, ठीक है, वही चीज़ क्या है, चार्ज नहीं निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वो तो इलेक्ट्रॉन ई होती है, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा निकल जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज तो यहाँ पर डेल क्यू लिखते हैं हम लोग, डेल क्यू इज इक्वल टू ये निकल गया। अब सिंपली यहाँ डेल टी को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये आपका आ गया सिंपल, डेल टी विल कैंसिल आउट फॉर हियर, तो ये निकल के आया आई इज इक्वल टू एन ई वी टी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। तो दिस रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिड्यूस ओम्स लॉ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से आप निकाल के आओ, तो आप सीधा सीधा दिखाओगे फॉर्मूला से, ये v बाई आई निकालने की कोशिश करोगे, तो v बाई आई जो आएगी, जो भी क्वांटिटी आएगी वो एक कांस्टेंट होगी, और ये आपने प्रूफ कर दिया, देन डेफिनेटली आपका जो ओम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसने वही किया है, सबसे पहले उसने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एक्चुअली फार्मूला होती है ये इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस को इग्नोर करो फिलहाल, तो इसके अक्रॉस में मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बी लिख दिया, डिवाइड बाई डी आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, एल है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ई इज इक्वल टू वी बाई एल भी लिख सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। खैर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही प्रूफ किया है इसको, हम अब देख लो, इसको इम्पोर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये जितने भी ग्राफ है, रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ है, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। देखो रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में आपका रिलेशन देख लो, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। फॉर्मूला जो है आज के दिन में आपको 3 से 4 बार पढ़ने, याद रखिएगा। फिर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का यहाँ रिलेशन है सिंपल, ये आपका कंडक्टर के लिए, ठीक है, जहाँ पर ये बढ़ रही है, लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये उल्टा होता है, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट है जैसे कि नाइक्रोम वायर है, ठीक है, इनके केस में थोड़ा ग्राफ का नेचर अलग होता है, तो थोड़ा बहुत आपको इसको प्रैक्टिस कर लेनी। एक गैलियम आर्सेनाइड भी होती है, उसका केस भी होता है। ओवरऑल और तो मुझे लग नहीं रहा है, हाँ यहाँ पर ये कुछ मतलब ये रेसिस्टेंस दे दिया, ठीक है, आपको यहाँ पर यूज करने होंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला में जहाँ पर 2 सेल दिए हुए हैं, दोनों भी पैरेलल में है और दोनों का सेल का ईएमएफ अलग अलग है, तो इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा रहा हूँ आपको, ये होती है इक्विवेलेंट फार्मूला। E1 R1 मतलब मान लो कि ये आपका ऐसा सिचुएशन है, both are sending the current in the same direction but they have not the same resistance because they are dissimilar battery या EMF। तो यहाँ पर इसका EMF E1 है, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका EMF है E2 है, इसका रेजिस्टेंस है R2 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मान लो इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया, तो इस पूरा 2 सेल को हम लोग एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकते हैं, उस सेल का जो EMF होगा वो ये होगा E1 R1 प्लस E2 R2, ठीक है, ये वाली। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप पता ही है, पैरेलल में ये होता है R इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किरचॉफ लॉ कर लीजिएगा, ठीक है।
द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। इसमें एक क्वेश्चन आती है कभी कभी कि आपको सर्किट में जैसे बोल दिया है कि यहाँ से 2 एम्पियर जा रही है, ये इधर जा रही है 3 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा करंट जा रहा होगा पता करो। तो ऑफकोर्स आप जानते हो, ठीक है, ये मान लो ऐसे जा रही है, जानते हो कि आप द करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करेंट लिविंग द जंक्शन। तो यहाँ पर देखो आ कौन कितना रहा है 3 एम्पियर आ रहा है, जा कितना रहा है 2 एम्पियर, तो बचा कितना और 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इधर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर 1 एम्पियर ही होगा। या आप सिंपली इस तरह से आप निकाल सकते हो, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, आने वाला करंट को पॉजिटिव मानो, जाने वाला करंट को नेगेटिव मानो, ठीक है, और सबका समेशन 0 कर दो तो आपका निकल जाएगा। एक्चुअली ये पूछता है कि व्हाट विच रूल, एक्चुअली द रूल इज बेस्ड ऑन व्हाट, तो ये रूल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कौन सा? किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है, फर्स्ट रूल है। और जो दूसरा रूल है जिसको लूप रूल कहते हैं, यानी कि in a closed circuit the algebraic sum of the product of the current and the resistance, or you can say that the algebraic sum of the potential drop across each resistance will be equal to 0, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो will be equal to the algebraic sum of the EMF in that mesh। उस मेश में कोई अगर EMF है उसके बराबर होता है। यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर में ये डिपेंड करता है, तो इसको कर लेनी है। ये बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है, P/Q इज इक्वल टू R/S, प्रैक्टिस कर लेनी है। बैलेंस कंडीशन आपको प्रूफ करने के लिए आ सकती है, बोल सकता है कि इसको किरचॉफ के लूप रूल से ही प्रूफ करो, ठीक है, तो ये आपको कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, मीटर ब्रिज नहीं आएगी, चांसेस कम है, ठीक है, ठीक है, बट मैं ये नहीं बोल पाऊँगा कि नहीं आएगी, नहीं आना चाहिए उसको, लेकिन अगर छोटा मोटा रेसिस्टेंस के लेकर के सवाल है तो आ भी सकते हैं। पोटेंशियोमीटर नहीं आएगी, पोटेंशियोमीटर नहीं आएगी, ठीक है, और तो कुछ है नहीं मुझे। हाँ देखो, ये वाला सर्किट में इस तरह से आपको बोला जा सकता है, इस तरह से सर्किट दिया जा सकता है, बोला जाएगा कि व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ दिस रेसिस्टेंस शोन इन द फिगर। ये थोड़ा समझना होगा, इसको आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ए पॉइंट और डी पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके छोर पे क्या रेसिस्टेंस है आपका 2 ओम है, ये याद रखना, ठीक है, ए और डी। ठीक इसी तरीके से देखो आपका ए पॉइंट जो है वो सी पॉइंट के साथ भी जुड़ा हुआ है, ए पॉइंट जो है सी पॉइंट के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, मान लो ये ए पॉइंट है और ये इधर गया डी पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो ए और डी के बीच में कितना भैया रेजिस्टेंस 2 ओम है, देखो यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है ए पॉइंट सी के साथ भी जुड़ा हुआ, तो ये सी भी है, रिमेंबर ये सी भी है, क्लियर। अब देखो सी से निकला हुआ जो रेजिस्टेंस है उसके साथ में 2 ओम जुड़ा हुआ और वो बी से जुड़ा हुआ, वो क्या है, वो बी से जुड़ा हुआ। एक मिनट, ठीक है, वन बाई आर इज इक्वल टू 1+2। चलो 1 ओम भी है और 2 ओम भी है, ये दोनों क्या होगा, ये पैरेलल में होगा, मतलब हाँ पैरेलल में होना चाहिए। 2 और 4 1+2, ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है 1 ओम 2 ओम, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसी हो जाती है, ये आप करोगे तो आपको पता चलेगा, ये आपका हो जाता है 2 ओम और 4 ओम हो जाता है, ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो ये तो सीरीज़ में है 3 हो जाएगा, और ये कितना हो 2 4, ये आपका सीरीज़ में है तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो फॉर्मूला से, चूँकि पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 कर दोगे, कितना होगा, ऊपर में 3 ओम होगा, नीचे में 6 ओम होगा। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में रहती है तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर सकते हो आप। ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 6 डिवाइड बाई 3 + 6
ये हो जाता है 18, ये 9 हो जाता है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 ओम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको करने क्या है, ग्राफ करनी है इसके, ठीक है। और दूसरा जो है इसका जो डेरिवेशन है, मेन डेरिवेशन बता दिया आपको कि कंडक्ट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू सॉरी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ए एम टाउ, ये डेरिवेशन आ सकती है। फिर आपका रेसिस्टिविटी या उसको लेकर के भी आ सकती है। फिर आपको प्रूफ बोल सकता है वी इज इक्वल टू आई आर, ये प्रूफ करो, ठीक है। तो आप ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और जो है नंबरिकल प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। डेट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। नंबरिकल प्रॉब्लम में किरचॉफ के वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के करंट लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किरचॉफ का लूप लॉ जो है किस बेसिस है, तो ये बता देना कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिस है। और करंट लॉ जो होती है वो बेसिस है जंक्शन जो रूल जिसको बोला जाता है उसको बोल सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर और मीटर बेस से आने के चांसेस कम है। मीटर बेस से थोड़ा बहुत आ भी सकता है बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच टफ, ठीक है। चांसेस लेकिन कम ही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मीटर बेस का बैलेंस कंडीशन, सॉरी वेट स्टोन का जो बैलेंस कंडीशन पे ये जो फार्मूला है P/Q/RS, इसको बैलेंस कंडीशन का प्रूफ आ सकती है, ठीक है। और खूब अगर टफ रहेगी तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो है इसका आप इसके बेस पे कोई सवाल आ सकती है, तो आप देख लो। दिस इज द फार्मूला, यू शुड रिमेंबर। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।